पिछले भाग में हमने देखा था कि काई ने चेन के छेड़ने पर उस पर जोरदार वार किया था, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरा था। चेन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इस पर जुन घबराते हुए काई से कहता है, काई तुम पागल हो क्या? तुमने रूल्स तोड़ दिए हैं। हमारे मास्टर इससे बहुत गुस्सा होंगे। तुम्हारी गलती की वजह से अब मुझे भी क्लान से निकाल दिया जाएगा। इस पर काई कहती है, आप चिंता मत करिए, मैंने इसे मारा नहीं है, सिर्फ बेहोश किया है। चलिए मास्टर गुचेन को ढूंढते हैं। तभी जुन जिक्सिन सॉन्ग से कहता है, आज का दिन अच्छा नहीं है, मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा। इस पर जिक्सिन सॉन्ग कहता है, ठीक है, मैं तुमसे कल सौदा करूंगा। वे तीनों वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर वही मैजिकल पत्ती आती है जिसका रुख चेन मोड़ देता है। फिर पत्ती उड़ते हुए शहर की तरफ जाने लगती है। तभी सीन यहाँ से स्कूल के मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक आदमी से बात करते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ रहता था। मैं अभी भी कई सालों तक और जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन मैंने पाया कि जो लोग पीछे छुपे हुए हैं वो लोग इंतजार नहीं कर सकते। वो लोग गेस्ट के रूप में अपने मास्टर की देखरेख में गोस्ट ट्रिक्स कर रहे हैं। इस बार मैं तुम्हारे साथ शहर छोड़ के नहीं जा सकता। टीचर के तौर पर मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ और इस ग्रासहॉपर पत्ती का अच्छे से ध्यान रखना। वो लड़का उनसे वो गिफ्ट ले लेता है। तभी वहां पर काले कपड़े पहने हुए एक लड़की आती है। इसका नाम निंग याओ है। तभी वहां की दीवारों पर बने मंत्रों से एक एनर्जी निकलकर उसके छूते हुए गुजरती है, जिस पर वो मास्टर से कहती है, ये मोमेंटम मुझे पसंद आया। मास्टर का स्टूडेंट झेंग उस लड़की को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और कहता है, ये तो काफी मस्त है। इस पर मास्टर झेंग को समझाते हुए कहते हैं, देखो बच्चे, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो इसे छुपा कर रखो, नहीं तो बुद्धा का ताओइस्ट भी इसे छुपा नहीं पाएगा। निंग याओ उनकी बातें सुनकर वहां से जाने लगती है। उसको जाता हुआ देख झेंग कहता है, इस लड़की की खुशबू कितनी अच्छी है। इस पर मास्टर झेंग से कहते हैं, तुम ये सब क्या कह रहे हो? झेंग की बात सुनकर निंग याओ को काफी गुस्सा आता है और वो झेंग पर जोरदार वार करती है, जिसको कि मास्टर रोक लेते हैं और उस लड़की से कहते हैं, क्या शेर को खरगोश को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहिए? मेरे स्टूडेंट ने भले ही तुम्हारे साथ थोड़ी बदसलूकी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे मौत के घाट उतार दो। इस पर निंग याओ अपनी तलवार निकालते हुए कहती है, तो मुझे बताओ फिर मुझे क्या करना चाहिए? खैर, इन सब से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन फिर भी जरा संभल कर। इतना कहकर वो मास्टर पर हमला करती है, लेकिन मास्टर उसके सभी अटैक्स से बच जाते हैं और कहते हैं, मिलिट्री मार्शल आर्ट्स, केवल स्पीड तेज करने से ही तुम इसमें निपुण नहीं बन सकती। निंग याओ मास्टर पर एक के बाद एक अटैक करने लगती है, जिसको कि वो बहुत ही आसानी से रोकते हैं। तभी एक तलवार मास्टर के शरीर के आर पार होती ही है कि तभी वो अपने कई सारे रूप बना लेते हैं। ये देखकर निंग याओ काफी कंफ्यूज हो जाती है कि उनमें से असली मास्टर कौन है, इसलिए वो उन सभी पर एक एक करके हमला करने लगती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसके अटैक्स मास्टर को छू तक भी नहीं पा रहे थे। निंग याओ मास्टर पर अटैक करते हुए काफी थक गई थी। निंग याओ स्वॉर्ड टॉर्नेडो फॉर्मेशन कर उन पर अटैक करती है। मास्टर उसके अटैक को रोकते हुए उससे पूछते हैं, तुमको तलवारबाजी किसने सिखाई? तभी मास्टर निंग याओ की दूसरी तलवार को उनकी तरफ आते हुए देखते हैं और मुंह से एक शब्द बोलकर जोरदार वार करते हैं, जिसकी पावर की वजह से निंग याओ काफी दूर जाकर गिरती है। इसके साथ ही उसकी वो तलवार भी दूर जाकर एक पेड़ में धंस जाती है। मास्टर यहाँ पर निंग याओ से कहते हैं, हड़बड़ी में किए गए वार हमेशा खाली ही जाते हैं। तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें आज यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ। मास्टर उसकी तलवार को पेड़ से निकालते हुए आगे कहते हैं, बहुत बुरी बात है कि ये तलवार केवल 2 शब्दों की पावर्स को ही झेल सकती है, वरना जिस तरह की तुम्हारी तालीम है, इसको मेरे 3 शब्दों की ताकत तो आसानी से झेल लेनी चाहिए थी। तभी मास्टर दीवारों पर बने मंत्रों की पावर्स का इस्तेमाल करके निंग याओ की तलवार को ताकतवर बनाकर उसे देते हैं, लेकिन निंग याओ उस तलवार को फेंकते हुए कहती है, मैं इसके लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। इस पर मास्टर उससे कहते हैं, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? निंग याओ कहती है, मैं यहाँ पे हर एक 60 सेकेंड्स में आपके बारे में सुनती हूँ। आपको सेंट की जगह यहाँ भेजा गया है और अब आप इस गुफा की मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप सेंट हैं और बस मैं आपको चेक कर रही थी। इस पर मास्टर कहते हैं, क्या तुम जानती हो बच्ची, तुमने क्या खो दिया है? ये सुनकर निंग याओ वहां से चली जाती है। मास्टर झेंग से कहते हैं, झेंग, इस तलवार को यहाँ से दूर ले जाओ और एक बात दिमाग में बैठा लो, अब दोबारा उस लड़की को मत छेड़ना। अब सीन यहाँ से रात में शिफ्ट होता है, जहां पर निंग याओ शहर में घूम रही थी। उसका हाथ फाइट की वजह से काफी घायल हो गया था और उसमें से खून निकल रहा था, इसलिए वो हाथ पे कपड़े की पट्टी लपेटकर खून को रोकने की कोशिश करती है।
तभी उसकी मैजिकल तलवार उसकी तरफ आती है जिस पर मास्टर ने मैजिक किया था, लेकिन निंग याओ उस तलवार को वहां से भगा देती है। इधर दूसरी तरफ को गाओजेन का जूता साफ कर रहा था और गाओजेन हरे रंग के एक ट्रेजर को बहुत ध्यान से देख रहा था जिस पर ड्रैगन बना हुआ था। तभी वहां पर निंग याओ आती है, जिसको देखकर गु गाओजेन से कहता है, मास्टर सतर्क रहिए। जिस पर गाओजेन कहता है, ग्रैंडअप्पा गु, इसे जाने दीजिए, इसे भी जरूरी काम है हमारे पास। निंग याओ उनके पास से जा रही थी, जिस पर गु को लगता है कि वो गाओजेन पर हमला करेगी, इसलिए वो गाओजेन से कहता है, मास्टर ये लड़की एक प्रैक्टिशनर है, इसलिए हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी दूर कहीं से एक चाकू निंग याओ की तरफ आता है, जिसको कि वो डॉज करती है, और अब वो चाकू गाओजेन की तरफ जाता है, जिसको कि गु रोक लेता है। गु को यहाँ पर लगता है कि निंग याओ ने गाओजेन पर हमला किया है, इसलिए वो उस पर अटैक करने जाता है। अपने ऊपर अटैक होता हुआ देख निंग याओ भी सतर्क हो जाती है। तभी मास्क पहना हुआ एक आदमी मुस्कुराते हुए गाओजेन पर अटैक करने जाता है, जिसको जाता हुआ गु देख लेता है और गाओजेन को बचाने जाता है। लेकिन तभी निंग याओ अपनी मैजिकल तलवार की मदद से मास्क वाले शख्स को मार डालती है। ये देखकर गाओजेन निंग याओ से इंप्रेस हो जाता है और कहता है, उड़ने वाली तलवार, तुम्हारी कल्टीवेशन काफी अच्छी तरह से सप्रेस्ड है। निंग याओ अपनी तलवार को वापस अपने पास बुला लेती है। तभी गु गाओजेन से कहता है, मास्टर मुझे लगता है ये लड़की धोखेबाज है, ये आदमी इसी का होगा, ये हमारी आंखों में धूल झोंक कर आपका ट्रस्ट जीतना चाहती होगी। लेकिन गाओजेन गु की बातों पर ध्यान नहीं देता और निंग याओ को उसकी जान बचाने के लिए उस ट्रेजर को देता है, जिस पर गु को काफी बुरा लगता है और वो गाओजेन से कहता है, मालिक ऐसा मत करिए, ये ट्रेजर बहुत बहुमूल्य है, ये आसानी से नहीं मिलते, मैंने इसे कड़ी तपस्या करके आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ, कृपया कर इस बूढ़े व्यक्ति के लिए इसे अपने पास रख लीजिए, नहीं तो ये मेरा अपमान होगा। ये सुनकर निंग याओ उस ट्रेजर को बिना लिए ही वहां से चली जाती है। गाओजेन गु से कहता है, ग्रैंडपा गु, उठ जाइए, आपको ऐसे घुटनों पर देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सुई डायनेस्टी का 12वां ग्रेट डियाओ आपको मेरे सामने झुकते नहीं देख सकता। गु उठता है और एक बार फिर निंग याओ पर अटैक करने लगता है। निंग याओ उसके हर एक अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन गु उस पर काफी भारी पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे निंग याओ काफी घायल हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर गाओजेन गु को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गु के मन में तो खून ही सवार था। वो निंग याओ की तरफ गुस्से से बढ़ रहा था। तभी निंग की फ्लाइंग स्वॉर्ड चमकती है और सीधा जाकर गु के आर पार हो जाती है। गु देखता है कि निंग याओ वहां से जा चुकी है। ये सब देखकर गाओजेन गुस्से में गु से कहता है, आपको क्या हो गया है? आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत अच्छी कल्टीवेटर है। तभी गु फ्लाइंग स्वॉर्ड को अपने से निकालता है, लेकिन गु को कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि गु बहुत ज्यादा पावरफुल है। गु शर्मिंदा होते हुए कहता है, मास्टर मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा के लिए ही ये सब कर रहा था, क्योंकि जो खतरा आप नहीं देख सकते वो मैं देख सकता हूँ, और अगर वो मर भी जाती तो हमारा क्लैन कह देता कि वो बस एक गलती थी। तभी वहां किसी की आवाज आती है जो कहती है, गु क्या तुम मुझसे भी मुकाबला करना चाहते हो? इस पर गु घबराते हुए माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सेंट, मुझे लगा था कि सेंट स्लेव के तौर पर हमारे इस प्रयास से खुश होंगे। तभी गाओजेन कहता है, क्या मैं शान्या अकादमी के मास्टर जी से कुछ पूछ सकता हूँ? मैं ग्रेट सुई डायनेस्टी का प्रिंस, क्या इंपीरियल प्रीसेप्टर को खाली छोड़कर प्रतीक्षा कर सकता हूँ? तभी वो आवाज कहती है, अगर तुम महान अवसर का फायदा उठाने वाले पहले शख्स नहीं हो तो तुम इसे नहीं छोड़ सकते। जाओ और अवसर का फायदा उठाओ। अब सीन यहाँ से शहर के पुल की तरफ शिफ्ट होता है, जिसको कि चेन पार कर रहा है। वो अब पूरी तरह ब्लैक मैजिक के वश में है। तभी पुल टूटता है और वो पानी में गिर जाता है, लेकिन फिर वो खुद को किसी दूसरी जगह पाता है, जहां पर वो अपने पिता को देखता है। वो उनकी तरफ भागने लगता है और उनके साथ बिताए पलों को याद करने लगता है, जिसमें उसके पिता उससे कहते हैं, मैं तुमसे अब दूर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास अपनी माँ को छोड़कर जा रहा हूँ, तुम उनका ख्याल रखना। चेन भागते हुए अब शहर के अंदर तक आ गया था। उसे अपने पिता कहीं दिखाई नहीं देते, इसलिए वो उन्हें जोर से आवाज लगाकर पुकारता है। तभी एक लड़का जमीन पर गिरता है, जो कि चेन का बचपन था। उसे वहां के लड़के बहुत तंग कर रहे थे। बेचारा छोटा चेन बहुत ही मायूस था। तभी बड़ा चेन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसका हाथ बिना थामे ही चला जाता है। तभी कोई चेन को आवाज लगाता है, जिसकी वजह से चेन अपनी बचपन की यादों से बाहर आ जाता है। चेन खुद को अपने घर के बाहर बेहोश पाता है। वो आवाज उसको वही बच्चा दे रहा था। इस बच्चे का नाम गुशेन है।
शेन चेन को उस बूढ़े आदमी के बारे में और उसने पिछले भाग में जो उसके बाउल में देखा था उसके बारे में सब बताता है और कहता है, हमारा पूरा शहर बाढ़ से नष्ट होने वाला है और मुझे डर है कि सोंग जिक्सिन के पिता मरने वाले हैं। इस पर चेन हैरान होते हुए उससे कहता है, क्या तुम उस पुराने पेड़ के नीचे बैठने वाले उस बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहे हो? जिस पर शेन कहता है, हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो मुझे मेरे पुराने घर के पास बने कुएं के पास ले गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद वो चेन को अपने साथ ले जाता है। अब सीन यहाँ से उस बच्चे के घर पर शिफ्ट होता है, जहां पर बूढ़ा आदमी चाय पीते हुए काई से कहता है, सोंगशिया पूर्वजों के लिए मैं तुम्हारे बिन बुलाए आगमन की परवाह नहीं करूंगा, लेकिन मैंने गुकान को अपने छात्र के तौर पर चुना है। अगर तुम्हें ताकत है तो उसे छीन लो, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगी। इस पर काई मुस्कुराते हुए कहती है, सीनियर्स को पता होना चाहिए कि युंगन स्टोन, जिसे कि धरती और स्वर्ग के खजाने के रूप में जाना जाता है, वो केवल युनशिया माउंटेन में मिलता है, जो कि मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। तभी उसकी ये बात सुनकर बूढ़ा शख्स काफी गुस्सा जाता है और चाय के गिलास को बहुत जोर से टेबल पर पटकता है, जिसकी वजह से वहां का वातावरण बदल जाता है और काई के आसपास की सारी जगह ब्लैक मैजिक से घिर जाती है। ये देखकर काई काफी हैरान होती है। वो बूढ़ा शख्स काई पर हमला करता है। काई उसके हमले से बचती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर हमला करती है, लेकिन तभी ब्लैक मैजिक से बने सांप उसको जकड़ लेते हैं। काई खुद को उनसे छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, वो सांप उसे उतना ही जकड़ते जा रहे थे। तभी एक बड़ा सर्प आकर काई को मार डालता है। तभी काई देखती है कि वो ठीक है। उसके आसपास की सभी चीजें ठीक हैं, यहाँ तक कि वो बूढ़ा आदमी जिसने उस पर हमला किया था वो भी आराम से चाय पी रहा है। इस पर काई को लगता है कि उसे शायद भ्रम हुआ होगा और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी बूढ़ा आदमी काई से गंभीर आवाज में कहता है, दरवाजा बंद करना मत भूलना। काई बाहर जाकर कहती है, ये बूढ़ा आदमी जियांग तो काफी अजीब है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर चेन और शेन आते हैं, जो कि उस शेन के घर पर जा रहे थे। शेन चेन से कहता है, मुझे काफी डर लग रहा है। चेन जब दरवाजा खटखटाता है तो शेन की माँ दरवाजा खोलती है और उनका स्वागत करते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। चेन उस बूढ़े आदमी से कहता है, क्या आप सच में इस बच्चे को अपना छात्र बनाना चाहते हैं? इस पर वो बूढ़ा आदमी शेन की माँ की तरफ देखते हैं, जिसके बाद शेन की माँ चेन से कहती है, देखो बेटा, ये जरूर इस बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाते, लेकिन वो अब भी काफी छोटा है और इसके लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन ये यहाँ रहकर भी क्या करेगा? पर अगर सच में ये इनका स्टूडेंट बनकर ट्रेनिंग लेगा तो ये इसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तभी वो शेन चेन को इशारे में मना करता है, क्योंकि उसका मन स्टूडेंट बनने का नहीं था। तब चेन उसे समझाते हुए कहता है, देखो छोटे, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हें अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद चेन शेन की माँ से अनुमति लेकर वहां से चला जाता है। शेन उस बूढ़े आदमी से डरते हुए अपनी माँ से चिपक जाता है। बूढ़ा आदमी शेन से पास में आने के लिए कहता है, जिसके बाद माँ के कहने पर शेन डरते हुए उसके पास जाता है। बूढ़ा आदमी शेन को बाउल दिखाते हुए कहता है, आओ इसमें तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर देखें। शेन डरते हुए उसके पास जा रहा था। तभी वो आदमी एक मैजिकल लीफ को उसके पास भेजता है, जो कि शेन की पीठ में समा जाती है। तभी शेन उस बाउल में ड्रैगन फिश को देखता है। फिश तो मैंने चेन से ली थी। तभी शेन की माँ उसे चुप रहने को कहकर जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से शेन रोने लगता है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी शेन से कहता है, अमृता की राह पर चलने के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है। तुम मेरे सामने घुटनों के बल हो, इसलिए अब मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट चुनता हूँ। तभी शेन गुस्से में कहता है, ये फिश चेन की है, मैं इसे वापस देने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो उस फिश को लेने जाता है कि तभी उस बाउल से पानी निकलता है, जो कि शेन को अपने में समा लेता है और फिर शेन किसी दूसरे रियलम में पहुंच जाता है, जहां पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, आप अपने बच्चे की चिंता मत करें, इसे थोड़ी देर इस दुनिया में रहने दें ताकि ये अपनी लापरवाही को त्याग सके। उस दुनिया के अंदर शेन काफी डर रहा था। तभी उसके पास से वो ड्रैगन फिश निकलकर कहीं चली जाती है। शेन देखता है कि बड़ी सी परछाई, जो कि फिश के आकार की है, उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और अपनी माँ और चेन को मदद के लिए पुकारते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। इधर वो बूढ़ा आदमी शेन की माँ से कहता है, मैंने आपसे पूछा था कि चेन किस दिन पैदा हुआ था? जिस पर शेन की माँ बताती है कि वो 5 मई को पैदा हुआ था। इस पर वो उंगलियों से कुछ करने लगता है और कहता है, तो चेन के पिता ने बहुत बड़े नियम को तोड़ा है, ये आसान मौत नहीं होगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर शेन की माँ से कहता है,
तुम्हारे बेटे ने किसी और का महान अवसर छीन लिया। तुम्हें तो इस बात का पछतावा होगा। जिस पर शेन की माँ कहती है, नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो चेन था और उसकी माँ, जिसने हमारे साथ भी यही किया था। इस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है, इस दुनिया में पेरेंट्स का दिल बहुत कोमल होता है, लेकिन नफरत से भरा हुआ भी होता है। ये सुनकर शेन की माँ सहम जाती है। तब वो बूढ़ा आदमी एक बार फिर कहता है, लेकिन गुकान के भविष्य के लिए उसके और चेन के भाग्य को अच्छी तरह से काटना होगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शेन का असली नाम गुकान है। और तभी लाल रंग की काली शक्तियां बाउल से निकलकर चेन में समा जाती हैं। और इसी के साथ ये भाग यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।